अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले थर्ड वाली डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड वाली डेफिनेशन की अगर आप बात करें तो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर्स की बात की जा रही है, या फिर ये कह सकता है अगर वेक्टर्स का सम करना है तो किस तरह से करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द सम और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज अ वेक्टर सी। कहता है अगर हम कोई से दो वेक्टर्स का सम करें और दोनों वेक्टर्स को उसने एज्यूम कर दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो कहता है जब उसका सम लिया जाएगा मतलब उन्हें ऐड किया जाएगा तो वो किसी थर्ड वेक्टर के इक्वल आएगा, और वो थर्ड वेक्टर उन्होंने खुद से एज्यूम कर लिया और उसको कहा जा रहा है वेक्टर सी। फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ बी। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर एक वेक्टर को देखें तो जो इसका ये वाला स्टार्टिंग वाला अगर हिस्सा है इसको देखें, इसको वो इनिशियल पॉइंट से कह लो, कह रहा है कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। यहाँ पे ये कह सकते हैं ये इसका टर्मिनल साइड है इस तरह से। तो वो क्या कहता है कि किस तरह से बना है हमारे पास कि इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर बी ऑन द टर्मिनल। कहता है वेक्टर बी का जो इनिशियल पॉइंट है वो वेक्टर ए के टर्मिनल के साथ अटैच हो रहा है एंड देन जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए। और फिर वो कहते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, बी के टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। कहते हैं फिर ऐसी सिचुएशन में जो इनका सम आएगा क्या होगा, द सम इज रिटन एज ए प्लस बी, आई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहता है, कहते हैं एक्सटेंशन टू सम ऑफ एक्सटेंशंस टू सम और मोर देन टू वेक्टर्स आर इमीडिएट। क्या कहता है कि हमारे पास जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा करते हैं ना या फिर प्लस करते हैं तो हम उन्हें एक एक करके जमा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्लस कर रहे होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर हम तीन वेक्टर्स को कोई से तीन ले लें, जैसे ए है, बी है, सी है, उनको जमा करना मतलब अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इन तीनों को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, ए और बी को पहले प्लस करेंगे और फिर उसको जो उनका आंसर आ जाएगा उसको थर्ड में ऐड कर देंगे। मतलब अगर वेक्टर्स के सम को किया जाए ना तो कहता है कि इस तरह से जो है इसको ऐड किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा अगर हम वेक्टर्स की बात करें। तो देखो क्या कह रहा है कि नीचे अब उसने थोड़ा बहुत अगर इसकी वो रिप्रेजेंटेशन देखें ग्राफिकली तो वो बना हुआ है हमारे पास। कहता है एक तो वेक्टर ए है उसको उसने कह लो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर उसके बाद वेक्टर बी की बात कर रहा है वो ये है, कहता है इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, अगर वेक्टर ए का जो टर्मिनल पॉइंट है वो इसके इनिशियल के साथ कनेक्ट हो रहा है और इसका बी का जो इनिशियल है वो इसके टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, और फिर इसका जब जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट का इनिशियल के साथ अटैच करना है, टर्मिनल को टर्मिनल के साथ अटैच करके इस तरह से रिजल्टेंट बनेगा। और रिजल्टेंट को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो कहता है जब आपको इस तरह से रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स या फिर सम ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर्स, तो फिर आपने ये सारी डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है और साथ आप लोगों ने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो शो करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें कि अगर हम कोई से दो वेक्टर्स का, अगर फोर्थ वाला पॉइंट देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई से दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेना पड़ जाए, जब भी मैथ में डिफरेंस का नाम आए इसका मतलब होता है माइनस करना है, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, मतलब नेगेटिव लेना है तो क्या करेंगे, हमारे पास कहता है the difference of vectors vector a and b represented by a minus b is that vector c which added to b yields vector a। कहता है हमारे पास कि अगर हम a में से माइनस कर दे b को तो ये हमारे पास ऐसा वेक्टर होगा c बनेगा जिसमें हमारे पास हम वेक्टर b को ऐड कर रहे हैं किसमें, वेक्टर a में। आके लिखा हुआ है इक्विवेलेंटली a माइनस बी इज इक्वल कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ। कहता है हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी को इस तरह से भी लिखा जाता है कि माइनस बी को ब्रैकेट में लिख दिया जाए और फिर प्लस पर बाद बाहर लिख दिया जाए। कहता है ये दोनों इक्वल ही होते हैं अगर हम देखें तो। फिर कहता है अगर a और b इक्वल आ जाए then a minus b is defined as the null or zero vector and is represented by the symbol 0 और simply 0। कहता है अगर हमारे पास वेक्टर a वेक्टर b के इक्वल आ जाए तो जब a का b के साथ डिफरेंस लिया जाएगा मतलब a माइनस बी किया जाएगा तो वो उसका आंसर नल वेक्टर आएगा या फिर जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, ये भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इफ a is equal to b then a minus b is defined as a null or zero vector and is represented by the symbol o or simply o। और आगे लिखा हुआ है it has zero magnitude and no specific। कहता है उसकी
मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो है ऑलरेडी। जब आंसर ही ज़ीरो है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो हमारे पास काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, जब वो आंसर ही ज़ीरो है इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो आ गई। कहता है जब उसकी मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी हमें स्पेसिफिक वो शो नहीं करता, ठीक है। तो देखिए किस तरह से कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर सकते हैं या उनको कह लो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि किस तरह से हमारे पास जो ए और बी है, अगर हम ए इक्वल बी के रखें तो ये कैसे ज़ीरो के इक्वल आएगा। जैसे मैं रख रही हूँ वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है, इस तरह से रख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और हमारे पास ए माइनस बी आपके पास वैल्यू है। अब अगर हम बी की जगह ए रख लें, ठीक है, ये जो गिवन वैल्यू है ए माइनस बी, इसमें बी की जगह ए रख लें, जैसे ये बी है, कहता है आपकी चॉइस है ए की जगह बी रख लो या बी की जगह ए रख लो। तो ए माइनस ए प्लस ए है और ये देखिए ये प्लस ए है और ये माइनस से कैंसिल आउट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ज़ीरो वेक्टर आता है या फिर नल वेक्टर आता है, ठीक है। और फिर वो लास्ट पे कहता है अ वेक्टर विच इज़ नॉट नल इज़ अ प्रॉपर, कहता है ऐसा वेक्टर जो नल नहीं होगा वो प्रॉपर वेक्टर होगा। उसके बाद कहता है ऑल वेक्टर्स विल बी अज्यूम प्रॉपर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, कहता है हमारे पास सारे वेक्टर्स जो हैं वो नल जो हैं प्रॉपर होते हैं, मतलब सिर्फ ऊपर ही उनका है कि नल वेक्टर्स है, बाकी सारे कहते हैं कि अगर कोई वेक्टर नल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा या फिर प्रॉपर सबसेट कह रही हूँ, प्रॉपर वेक्टर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे अगर आप आएँ तो क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए बाय अ स्केलर, कहता है अगर हमारे पास हमें क्वेश्चंस में इस तरह से प्रोडक्ट लेना पड़ जाए वेक्टर ए का किसी स्केलर के साथ, अब उसने स्केलर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया है, आपकी चॉइस है, मतलब ये स्मॉल एम का मतलब है काउंटिंग का कोई सा नंबर, ठीक है। स्केलर को एम से वो जनरल बात कर रहा है तो जनरल के लिए उसने स्मॉल एम रख लिया, बट हमारे पास काउंटिंग के नंबर्स होंगे, ठीक है। तो कहते हैं इस वेक्टर किस तरह से लिखा जाएगा, जैसे एम ए का मतलब है 1A 2A 3A, 1A तो लिखा नहीं जाएगा, 2A 3A 4A, मतलब अगर हम एम को कोई काउंटिंग का नंबर लेट करें तो हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा विद मैग्नीट्यूड एम टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कहता है हमारे पास जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो उसकी सेम मतलब सेम होगी उसकी मैग्नीट्यूड ए के साथ, एंड विद डायरेक्शन द सेम और एज और अपोजिट टू दैट ऑफ, कहते हैं या तो उसकी डायरेक्शन सेम होगी या फिर उनकी अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, अकॉर्डिंग एज एम इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, कहता है उसके अकॉर्डिंग कि अगर एम पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी और अगर एम नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इस तरह से कहता है हम देखेंगे उसकी डायरेक्शन को, कहता है इफ़ एम ज़ीरो के इक्वल आ जाए, अगर एम ज़ीरो के इक्वल है तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो वेक्टर होगा वो नल वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर ज़ीरो आ जाएगा, तो अगेन ज़ीरो जब भी आ जाए किसी भी सिचुएशन में तो उसका मतलब है वो क्या होता है, नल वेक्टर होता है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर लॉज से रिलेटेड होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।